नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले आपने देखा कि एमसीडी में जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को चुना जाना था, उसके लिए किस तरह का हंगामा यहां पर एमसीडी के सदन में देखने को मिला था। जो पार्षद हैं उनके बीच हाथापाई भी हुई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी, और एक तरफ ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा इस चुनाव में देखने को मिला था। और अब इसको लेकर खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर और नगर निगम को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबरॉय को निर्देश दिया कि वो बैलेट पेपर, सीसीटीवी और दूसरे सामान को संभाल कर रखें। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने विवाद के बाद फिर से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का आदेश दिया था, और कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में जबरदस्त झड़प इसको लेकर हुई थी। एमसीडी के सदन में जमकर मारपीट और हंगामा भी हुआ था। ऑर्डर को मैं अपनी जीत ही मानूंगी, क्योंकि री इलेक्शन को स्टे लगा दिया गया है, तो हमारी जीत ही हुई है। क्योंकि कल जो सदन में हुआ, आप सबने देखा, मीडिया ने पूरा चलाया, कैसे काउंटिंग के बाद तरीके से काउंटिंग की प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं होने दिया गया, और कैसे बीजेपी के काउंसलर्स ने स्टेज पर आकर मुझ पर हमला करा, और साथ ही इसी वजह से मैं स्टेज से बाहर निकलती अपनी जान बचाती हुई गई। तो बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई। तो मैं कहूँगी आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। कल जिस तरह से आपके सामने पूरा इलेक्शन शांति से कंडक्ट हुआ था, काउंटिंग भी बिल्कुल शांति से हुई थी, मेयर के सुपरविजन में हुई थी, और जो उनका असिस्ट करने वाला स्टाफ है उसने एक एक वोट को काउंट करके उनको रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद जिस तरह से मेयर मैम ने इलेक्शन के रिजल्ट को होल्ड कर लिया और उन्होंने नए इलेक्शन को डिक्लेयर किया, आज उसी अपील को लेकर आए थे। और वही बात आज ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कही गई है कि जब तक आपने पिछला इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको नया करने का कोई राइट नहीं है, आपको पिछले इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। और इसमें जो उनकी तरफ से पॉइंट दिए गए हैं, उनका कहना था कि बैलेट पेपर लूट लिए गए, बैलेट पेपर है नहीं, उन सब के लिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी को अगली डेट पे शायद कॉल किया जाएगा और उन पेपर्स की आगे वेरिफिकेशन होगी। लेकिन मंडे का इलेक्शन होल्ड कर दिया गया है, स्टे है उसको। कोर्ट ने वो बात नहीं मानी, क्योंकि रिजल्ट वही डिक्लेयर हो सकता है जो मेयर डिक्लेयर करेंगी। ये कानून है, ये पूरे देश में कानून है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कोई उसका असिस्टेंट, कोई उसका सेक्रेटरी अगर अपनी दुर्भावना से कोई नया रिजल्ट बना के ले आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करने लगेगा, तो वो नहीं चलता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेयर के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया, और सारे बैलेट पेपर लूट लिए। ये सब टीवी चैनल्स ने दिखाया है। जब बैलेट पेपर ही लूट गए, तो मेयर के पास जो रिजल्ट था वो भी मेयर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, क्योंकि बैलेट पेपर लूट गए। तो अब इस मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी का जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और ये पूरा मामला किस तरह से हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें रही हैं, इस पर विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी रविशेजन शुक्ला दे रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एक मत को अवैध करने के मामले को लेकर जो बीजेपी की दो पार्षद हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दोबारा मेयर ने जो 27 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की घोषणा की थी, उस पर अब स्टे लगा दिया है, यानी उस पर अंतरिम रोक लगा दिया है। साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम, मेयर और उपराज्यपाल को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। साथ में ये भी कहा है हाईकोर्ट ने कि जो चुनाव से संबंधित और मतगणना से संबंधित जो वीडियो फुटेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे संभाल के रखे जाएं, उनको भी जो है वो देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हमने देखा था कि शुक्रवार को किस तरीके से हाथापाई हुई। दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाती रहीं।
एक दूसरे पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाती रहीं। अब चूंकि इस स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव में एक वोट जो है वो अवैध करार दे दिया गया था, लेकिन वो एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस एक वोट से हो सकता है आगे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव का फैसला हो। तो यही वजह है कि उस एक वोट के चलते लड़ाई झगड़े करने से लेकर दोनों ही पार्टियां पुलिस कमिश्नर तक मिलने और इसके बाद में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने तक का जो प्रयास है वो कर रही हैं। अभी जो हाईकोर्ट का जो एक अंतरिम आदेश आया है कि इस पर रोक लगाई जाए चुनाव पर, उस पर भी दोनों ही पार्टियां खुशी का इजहार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा ये हमारी जीत है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये हमारी जीत है। दोनों ही पार्टियों के तर्क क्या हैं? आम आदमी पार्टी ने एक जो वोट है जो मेयर ने अवैध करार दिया, उस पे उनका कहना है कि जो सीरियल है वो जैसे 2 नंबर जो वरीयता होती है, वो 2 नंबर की वरीयता 2 प्रत्याशियों को दे दी गई है। तो उनका ये कहना है कि इस बिना पर इसको अवैध ठहराया जाता है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि जो वोट होते हैं, जो मतदान होता है वो वरीयता के आधार पर होता है, यानी 1, 2, 3 नंबर देने होते हैं। तो अगर 2 नंबर दिया है उनके प्रत्याशी को तो ये गलत नहीं है, उसकी वरीयता को उसमें जोड़ा जाए। तो ये दोनों ही पक्षों के अलग अलग अपने अपने तर्क हैं। किसके तर्क में कितना दम है ये जब कोर्ट फैसला सुनाएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल 27 फरवरी को जो स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव होने वाले थे उस पर अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर पथराव हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया है और तोड़फोड़ और काले झंडे भी दिखाए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। বাংলায় যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এটা বাংলা সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে বাংলার যে গণতান্ত্রিক অবস্থা সেটা কিন্তু একেবারে কোলাপস। আপনার গাড়িতেও হামলা হয়েছে, গাড়ি ভেঙে গেছে, কাজ ভাঙুক না, বাংলা সাধারণ মানুষ দেখছে তো কি হচ্ছে। আপনি তো পুলিশকে জানিয়ে এসেছিলেন এখানে পুরো পূর্ব নির্বাচিত। নিশ্চিতভাবে পুলিশি ব্যারিকেড আপনারা দেখুন, যারা পাথর ছুটছে তাদেরকে সেভ করা হচ্ছে, যারা বোমা ছুটছে তাদেরকে সেভ করা হচ্ছে। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं बिहार के पूर्णिया में आज महागठबंधन की बड़ी रैली हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी शंखनाद किया। महागठबंधन की रैली में निशाने पर केंद्र सरकार रही। लंबे अरसे बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए। भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं,
और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो, छापा मारो। अभी आए अमित शाह बोले जंगल राज है, जंगल राज। बताइए जंगल राज है? ये जनता का राज है, ये गरीब का राज है। बिहार के लोग, हम अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है। भले ही गरीब हैं, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ है, टिकाऊ। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ जी? नहीं हुआ है। और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है, अब उसी में से मदद है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। पश्चिमी चंपारण के लौरिया कस्बे की एक जनसभा में अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। शाह ने कहा कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश जंगलराज वाले के साथ बैठे हैं और पीएम बनने की इच्छा के चलते अब वो विकासवादी से अवसरवादी बन गए हैं। बिहार में नकली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। 38 लाख जनधन खाते खोले गए, 1 करोड़ 10 लाख। ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई देगा। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने। कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना वो करो, परंतु ये जो लट्ठाकांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं। रायपुर में आज कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सोनिया गांधी ने कहा कि आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश 75 साल में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, इसलिए हमने नारा दिया है, सेवा, संघर्ष, बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि इसके जरिए पार्टी और पब्लिक के बीच संवाद हुआ। Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted
every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. 75 वर्ष में आज देश सबसे कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। रायपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती। रायपुर अधिवेशन से वैसे तो कई तरह के कांग्रेस के लिए खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो फिलहाल बनती नजर आ रही है वो सोनिया गांधी के एक भाषण के एक लाइन से है। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि माय इनिंग एंडेड विथ भारत जोड़ो यात्रा। इसके दो मतलब लोग निकाल रहे हैं राजनीतिक हलकों में। एक तो ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी का ये कहने का मतलब है कि उनका इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनका जो अध्यक्ष ये जिम्मेवारी थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो नए अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकाल रहे हैं कई लोग कि क्या सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने आप को राजनीति से दूर करती जा रही हैं और 2024 का चुनाव शायद वो ना लड़ें और रायबरेली से गांधी के एक नए गांधी चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ पे उतरे। और इसी से जुड़ी एक खबर ये भी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अब सदस्यों की संख्या जो है 35 कर दी गई है। पहले 23 थी, ये संख्या बढ़ा दी गई। इसी की कड़ी में कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वो पूरे देश भर में कास्ट बेस्ड सेंसस भी कराना चाहती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको भी इन्हीं खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है कि मास बेस को एक्सपेंड करने के लिए। साथ ही कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन जो हमें हाथ लगा है उसमें कहा है कि कांग्रेस जो है अपने लाइक माइंडेड पार्टीज यानी 14 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर के ईवीएम से कैसे चुनाव हो और या उस पर जो उनके कुछ शंकाएं हैं ईवीएम को लेकर के उस पर वो इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहती हैं और यदि वो इलेक्शन कमीशन के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वो इस पर जो है कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी जाएगी। तो ईवीएम को लेकर के ये बड़ा एक कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में ये लिखा गया। दूसरा कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में है कि कांग्रेस जो है will pass a new law to prevent and punish hate crime। ये जो हेट क्राइम होते हैं, जो उत्तेजित भाषण दिए जाते हैं और उसके बाद जो अपराध होते हैं उसको लेकर एक खाई जो बांटी जाती है समाज में धर्म के नाम पे या किसी और चीज़ के बहाने, उसके ऊपर जो है कांग्रेस ने लिखा है कि वो जो है नया कानून लेके आएगी और इसको रोकने के लिए प्रयास करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में एक जो है सबसे बड़ा जो है वो लार्जेस्ट एवर मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लाएगी 2024 के पहले। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मालूम है कि 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधा दर्जन राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, तेलंगाना में भी चुनाव है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पॉलिटिकल प्रस्ताव पारित होगा उसमें जो कांग्रेस का घटक दलों के साथ किस ढंग से रिश्ता होगा और कैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपोजिशन की पार्टीज़ को साथ लेकर के कांग्रेस चलेगी, उस पर एक दिशा निर्देश मिलने की संभावना है। आगे जो है देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल अलायंस पे कांग्रेस क्या कहती है। कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए रायपुर प्रियंका गांधी भी पहुंची और उनके स्वागत के लिए सड़कों पर फूलों की पंखुड़ियां जो है वो बिछा दी गई। ये तस्वीर आप देखिए वहां की, इस तरह से स्वागत के लिए कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने तैयारी की प्रियंका गांधी के, और कुछ इस तरह से सड़क पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाकर जो है प्रियंका गांधी का यहाँ पर स्वागत किया गया। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में बड़ी खबर आई है। यहां पर वारदात में शामिल 2 से 3 शूटर्स की पहचान हुई है। उमेश पाल के घर के सामने हमला करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए थे शूटर। इनकी तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हुई थी और पुलिस और एसटीएफ इस मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। प्रयागराज पूर्वांचल के कई जिलों में जो छापेमारी है वो की जा रही है। अजय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें कई सारी सामने आई थी इस मामले को लेकर। अब ये जो खबर है कि इसमें वारदात में शामिल 2 से 3 शूटर्स की पहचान हुई है, क्या इनके बारे में पता चल पाया है? कौन है ये? देखिए, जो अलग अलग ताबीज कैमरे से जो वो शूटर्स की तस्वीर निकाली जा रही हैं, तो उनसे उनके चेहरे जो हैं वो बहुत हद तक स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उनको जब क्लोज करके देखा जा रहा है, उसमें एक शख्स है जो सफेद रंग की शर्ट पहने हैं, लाल रंग की मोटरसाइकिल से आया है, पीछे बैठा है, उसने अपने हाथ में जो है वो झोला ले रखा है और एक चमड़े का बैग जैसा छोटा सा दिख रहा है। और उसमें जब राजू पाल के ऊपर जब उनकी गाड़ी आके रुकती है और लोग गोली चलाने लगते हैं, तो फिर वो जो है वो अपना बम लिए हुए है, जो बम चलाना लगता है और बम मारने लगता है। और उसके बाद फिर जो है एक हेलमेट पहने हुए शख्स जो है, जो मोटरसाइकिल छोड़ करके लाल रंग की गए थे, फिर दोनों आते हैं, उस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वापस घूम करके जाते हैं। और उसी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट 2 सेकंड के आसपास आपको दूसरी तरफ से एक बड़ी तेजी से सफेद रंग की कार जाती हुई नजर आएगी, जो आगे जा करके रुक जाती है और जो बाकी के शूटर हैं वो दौड़ करके जाते हैं और दूसरी साइड जा करके उस गाड़ी में बैठते और निकल जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें जो क्लियर कट निकल करके आ रही है, अलग अलग जो वहाँ जो चूंकि मेन रोड पर था, बाजार है, तो उस बाजार में जो अलग अलग जगह पर जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे थे, उनसे जो फुटेज निकल के आ रही है, उनसे तस्वीरें बहुत साफ नजर आ रही हैं। और उन तस्वीरों के जरिए जो है पुलिस जो है वो पूर्वांचल और कई जगह के शूटर होने का अनुमान लगा रहे हैं, जिनको वो अलग अलग जगह पर इस तरीके की वो छापेमारी कर रही हैं कि ये लोग कौन कौन थे, कहाँ कहाँ थे। तो इस तरीके की तमाम जानकारी मिल रही है और पुलिस को ये सब एक बड़ा क्लू मिल रहा है, क्योंकि ये सीसीटीवी इतने साफ है, अलग अलग एंगल से लिए गए हैं, जिसको लेकर के पुलिस बहुत आसान्वित है कि वो जल्दी ही पहुंच जाएगी इन शूटरों तक, जिस तरीके से उसको ये लग रहा है। शुक्रिया अजय जी सब जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए जो वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उनके अंदर ये दर्ज हुई हैं उस घटना की वारदात की तस्वीरें। और इसके बाद ये जो 2 से 3 शूटर्स हैं उनका बताया जा रहा है पहचान हुई है और इस मामले में जो पुलिस है और एसटीएफ है वो छापेमारी भी कई जगह पर कर रही है। तस्वीरें में इनके चेहरे जो है वो पहचान में आए हैं और इसके बाद अब प्रयागराज पूर्वांचल के कई जिलों में छापेमारी जो है वो की जा रही है। मुंबई की नई कोस्टल रोड का काम 70% पूरा हो चुका है। 12,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मुंबई कोस्टल रोड का पहला चरण 10.5 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक का है और बीएमसी के मुताबिक नवंबर 2023 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। तो कैसा होगा कोस्टल रोड का सफर और क्या क्या सुविधाएं यहां पर होंगी, एनडीटीवी संवाददाता सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई के पश्चिमी समुद्री किनारे पर बन रही कोस्टल रोड के बनने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस रोड के बन जाने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली तक का सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा होगा।
वो भी बिना किसी टोल के। मुंबई की नई पहचान बनने जा रहे कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण का कोस्टल रोड जो है मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीटिंग होगा, जिसमें कि सुरंग भी होगी। इस तरह के समुद्र किनारे पाटे जाएंगे, उस पर सड़क होगी और समुद्र पे पुल भी होगा। मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी पार्क तक का सफर सुरंग से तय करना होगा। इसके लिए 2-2 किलोमीटर की 2 सुरंगें होगी। एक पूरी खोदी जा चुकी है, जबकि दूसरी का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पर प्रियदर्शनी पार्क में हैं और ये जो सुरंग है, ये सुरंग में सड़क जो है वो प्रियदर्शनी पार्क से होते हुए मरीन ड्राइव तक जाएगी, वहाँ जाएंगे। लिहाजा यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो इससे कुछ ही मिनटों में मरीन ड्राइव के पर पहुँच जाएंगे, यानी कि जो बीच में मलाबार हिल होगा, बाकी जो इलाके हैं उन सबको जमीन के अंदर से ही पार करते हुए निकल जाएंगे। इसमें 3 लेन्स है, 3 लेन में से 2 लेन जनरल ट्रैफिक के लिए रहेगा एंड 1 लेन इज रिजर्व फॉर एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज और बस सर्विस के लिए। एंड उसका जो डेप्थ आप कंसिडर करेंगे तो डेप्थ आप देखेंगे तो 10 मीटर से लेके 70 मीटर तक, अप्रोक्सीमेट 70 मीटर तक उसका डेप्थ है। जो मरीन मलबार हिल का जो जोन है वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ उसका टनल का है, और जो हम लोग गिरगांव चौपाटी में या प्रियदर्शनी में जाएंगे तो वैसे वैसे उसका लेंथ जो डेप्थ है कम होता जाएगा। तो ये जो इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा डाया का मतलब 12 मीटर का डाया उसका अप्रोक्सीमेट है, आउटर डाया है, एंड फिनिश्ड डाया जो है उसका 11 मीटर है। एंड उसको जो मशीन जो हम लोग यूज़ किया है, जिसका नाम हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मावला रखा है, जो उनका जो मावले जो काम करते जब मराठा का ये करते थे उसके नाम पे ये मावला का नाम दिया था। और अभी ऑलमोस्ट एक साइड का टनल हमने कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा हम खड़े हैं, ये पूरा हो चुका है। ये पूरा हो चुका है एंड दूसरा जो टनल है वो भी हमारा अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सुरंग के बाद सफर शुरू होगा समुद्र पाट कर बनाई जा रही सड़क पर। महालक्ष्मी मंदिर के पीछे से होती हुई सड़क हाजी अली के सामने से वर्ली की तरफ आगे बढ़ रही है। जो हम अब चल रहे हैं ये रिक्लेमेशन है, यानी कि समंदर को पाट कर ये जगह बनाई गई है हाजी अली से लगके, और ये बड़ा इंटरचेंज है, यानी कि जब भी कोस्टल रोड से कोई आएगा तो यहाँ से वो बांद्रा वर्ली सी लिंक तक जा सकता है, या फिर हाजी अली के पास उतर कर आगे महालक्ष्मी स्टेशन जाना है, या फिर कहीं और बाहर मुंबई में कहीं जाना है तो यहाँ से वो बदल सकता है। और इसके लिए बड़े इंटरचेंज बनाए गए हैं और डबल डेकर फ्लाईओवर हम कह सकते हैं कि ये बने हुए हैं, जो कि घूम कर बिना सिग्नल के यातायात एक तरफ चलता रहेगा, और जिसे सड़क बदलनी है, कोस्टल रोड पर आना है या कोस्टल रोड से बाहर जाना है, वो यहाँ के जरिए अपने आप को बदल सकता है। कोस्टल रोड पर कुल 3 इंटरचेंज हैं। सुरंग से निकलने के बाद पहला अमरसन गार्डन के पास, दूसरा हाजी अली और तीसरा वर्ली में सी लिंक के पास। कार पार्किंग की भी सुविधा होगी। प्रियदर्शनी पार्क से लेके वर्ली तक ये जो हिस्सा बना हुआ है पूरा रिक्लेमेशन के ऊपर है। जो रिक्लेमेशन 111 हेक्टेयर है, जिसमें 3 इंटरचेंज है, जिसकी करीबन लंबाई है 6.5 किलोमीटर। 10 बस बे है, 16 अंडरपास पब्लिक अंडरपास है, और बाकी एज मैंने जैसे बताया ये लैंडस्केपिंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। कोई सिग्नल होगा इस पर? इस पे कुछ भी सिग्नल नहीं होगा। आप मरीन ड्राइव से निकलेंगे, आप वर्ली तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। वैसे हम लोग सड़क से जाएंगे तो कभी कभी पौना घंटा भी लग जाता है। पौना घंटा भी लगता है, तो इसमें आपके काफ़ी टाइम बच जाता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, और मेनली ये कोस्टल रोड ड्राइव है ये आपको मिलती है। और अभी टोल नहीं लगेगा इस पे? ये रोड पे कहाँ पे भी एज अ बीएमसी पॉलिसी टोल नहीं है। बदलते मुंबई की ये बदलती हुई तस्वीर है। हम फिलहाल वर्ली में हैं, कोस्टल रोड पर, जो कि बन रहा है समुद्र को पाट कर। तेज गति से जाने वाली सड़क बन रही है, और साथ ही लोगों की सुविधा के लिए, मनोरंजन पार्क, जॉगिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम मरीन ड्राइव पर देखते हैं, ठीक उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जब कोस्टल रोड बनाने की बात उठी थी तब बहुत विरोध हुआ, ये कहकर कि समुद्र किनारे की मुंबई की सुंदरता खत्म हो जाएगी और जो मरीन लाइफ है, यानी कि समुद्र जीवन है, उसको भी नुकसान पहुँचेगा, और मछुआरों की तरफ से भी कई विरोध किए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब ये पूरी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आकार ले रहा है, तो पहले एक मरीन ड्राइव था, अब लग रहा है कि मुंबई में कई मरीन ड्राइव आ गए हैं। ये
आर्मर रॉक्स इन्हें कहते हैं। इनका वजन है इसका रेंज है 1.5 टन से 2 टन तक पर रॉक। सो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रेडेशन करके सेग्रीगेट किया हुआ है और देन प्लेस किया हुआ है, और ये नेचुरली ऑकरिंग आर्मर रॉक्स है, जहाँ की हम लोग देखते हैं कि टेट्रापॉड्स ये मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्रीज में, जिसमें कंक्रीट का कंजम्पशन रहता है, और वो उनका वेव्स को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी इससे अच्छा नहीं रहता है। इनका नेचुरली ऑकरिंग है, इसलिए वेव्स को की जो फोर्सेस है उसको एब्जॉर्ब करने का और उसकी क्षमता ये नेचुरली रखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर वर्ली में हैं और सामने अगर हम देखें तो वहाँ जो वर्ली सी लिंक को जोड़ने वाला जो पुल बनना है बस उतना ही बचा है, बाकी कुछ हिस्सा बन चुका है। और ये जो कोस्टल रोड है जो लगभग 10 किलोमीटर का है, तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो लोगों के यातायात में तकरीबन 70% समय बचेगा, 34% ईंधन की बचत होगी और लोग मिनटों में ही फर्राटे के साथ अपनी कार में बैठकर यहाँ से मरीन ड्राइव जा सकेंगे या फिर मरीन ड्राइव से यहाँ वर्ली आ सकेंगे। लक्ष्य है नवंबर 2023 तक इसे पूरा करने का। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील से एनडीटीवी इंडिया के लिए।